होता है ओके। उसमें। हाँ, पहला कॉलम होता है प्राइमरी प्राइमरी नियोप्लास्ट। हाँ, प्राइमरी नियोप्लास्ट। सेकंड, दूसरा होता है सेकेंडरी या नियोप्लास्ट। प्राइमरी मैलिग्नेंसी तीसरा और होता सेकंड होगा सेकेंडरी मैलिग्नेंसी। है तो malignancy। और मैलिग्नेंसी फिर वाले दो कॉलम है, प्राइमरी और सेकेंडरी का, जिसमें जो भी कोड होगा वो सी से स्टार्ट होगा। सी से स्टार्ट ठीक है। होगा। और उसके बाद में क्या होगा? इंसिटू के इन नियोप्लास्ट। सीटू कार्सिनोमा, और दूसरा हाँ, बिनाइन होगा। उसके बाद में बिनाइन होगा। अनसर्टेन, और लास्ट में अनसर्टेन, अनस्पेसिफाइड। ठीक अनस्पेसिफाइड। है। तो और ये ये जो सारे चार कोड डी कॉलम से है स्टार्ट उसमें होंगे। सारे के सारे डी वाले मिलेंगे, डी, दिल्ली, है ना। हम्म। बाकी के जो थे वो मैलिग्नेंसी था तो उसमें सी का था। ठीक है। टेबल ऑफ ड्रग्स में भी ऐसे ही 6 कॉलम होता है। कौन कौन सा होता है? Poisoning accidental, then ओके। incidental, ओके। assault, undetermined, adverse effect, and underdose. ओके, परफेक्ट, है ना। तो हम्म। एक्सीडेंटल में पांचवा या छठा कैरेक्टर एक होगा। ठीक है। इनसी एक। अपना सेल्फ सुसाइडल वाले में पांचवा या छठा कैरेक्टर दो होगा। एसॉल्ट में 3 होगा। ठीक है। तीन। अनडिटरमाइंड में 4, एडवर्स इफेक्ट में 5, चार। और अंडर डोज में 6 होगा। छह। ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, टेबल में देखा है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे गाइडलाइन जो है लेटेस्ट वाली, ठीक है, तो मैं ऑनलाइन ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि बुक मेरे पास जो है वो ऑनलाइन वाली नहीं है, 22 वाली है। ठीक है। तो हमको यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन बुक का जो होगा ना, हम बाय एंड लार्ज ये मैं यूज़ करूँगा। आपके पास जो है वो 23 की है। ठीक है। तो गाइडलाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईसीडी में मेन काम क्या है, गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन आपको याद रखनी है। अगर नहीं रहती है तो फिर कहाँ पे मिल रही है वो ध्यान में रखना है, और वहाँ पे जाके पढ़ लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे पहला पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो कि हमें याद रखने चाहिए, कोडिंग वालों को याद होने चाहिए। तो सबसे पहला ये जो है ना सीएमएस, तो उसका क्या दिया है, सेंटर्स, है ना। ये प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज, ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है। बीच में मेडिकेयर एंड मेडिकेड ऐसा करके मिल रहा है। ठीक है। तो सीएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंटर्स फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज एंड द नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स एनसीएचएस, टू डिपार्टमेंट्स विद इन यूएस फेडरल गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, उसका भी शॉर्ट फॉर्म है डीएचएचएस, प्रोवाइड द फॉलोइंग गाइडलाइंस फॉर कोडिंग एंड रिपोर्टिंग यूजिंग इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज 10th रिवीजन क्लिनिकल मॉडिफिकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि ये डीएचएसएस करके जो है वो गवर्नमेंट का, यूएस फेडरल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस करके ये है, डिपार्टमेंट है। और उसके अंडर में ये आता है सीएमएस और एनसीएचएस, नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, जो दोनों मिल करके क्या करता है, प्रोवाइड फॉलोइंग गाइडलाइंस। मतलब ये जो आईसीडी 10 की गाइडलाइन है, इसमें ये दोनों का रोल है, सीएमएस और एनसीएचएस। और ये एन डीएचएसएस है वो एकदम सुपीरियर, एकदम टॉप की एजेंसी। ठीक है। तो यहाँ बस इतना ही याद रखेंगे, बहुत सारा ये सब है ना, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा देख लेते हैं, याद नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दीज गाइडलाइंस वुड बी यूज्ड एज ए कंपेनियन डॉक्यूमेंट टू द ऑफिशियल वर्जन ऑफ आईसीडी 10 CM as published on the NCHS website. The ICD-10 CM is a morbidity classification published by the United States for classifying diagnosis and the reason for visits in all healthcare settings. The ICD-10 CM is based on the ICD-10, the statistical classification of disease published by the World Health Organization. ठीक है। आगे का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। बहुत ही आपको इंटरेस्ट है तो पढ़ लेना एक बार, लेकिन कोई इतना है नहीं। उसके बाद में हमारे पास है ना 3 डिवीजन है गाइडलाइन जो है ना, ऑफिशियल गाइडलाइन, उसमें सेक्शन 1 में ABC ऐसा करके मिलता है। तो सेक्शन 1 का हेडिंग जो है वो कन्वेंशन, जनरल कोडिंग गाइडलाइन एंड चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन, इस तरह से 3 चीजें हैं। तो ए जो है वो क्या है, कन्वेंशन है, कन्वेंशन फॉर आईसीडी 10 CM। फिर बी होगा वो क्या होगा, जनरल कोडिंग गाइडलाइन, और सी होगा वो चैप्टर स्पेसिफिक गाइडलाइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी टाइम लेगा उसमें। ठीक है। लेकिन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन का क्या समझना है सिंपल तरीके से, जैसे रोड पे होता है ना कि दाएं मुड़ जाओ और यहाँ से यू टर्न लो, है ना, जो इंस्ट्रक्शन मिलता है कैसे, मतलब रोड को फॉलो करना है, कैसे रोड पे चलना है। तो ऐसे ही ये जो कन्वेंशन है वो कैसे आईसीडी 10
का कोड निकालना है, कोड का कैसे यूज करना है, ठीक है, तो उसका जो इंस्ट्रक्शन है वो कन्वेंशन है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, और कुछ चीज़ें हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, लेकिन बहुत ही माइनर चीज़ें हैं। अगर आपको अभी नहीं समझ में आती है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बाद में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। टाइम हम पास नहीं करेंगे इसमें, जल्दी जाएंगे, ठीक है। तो ये हम थोड़ा ठीक से मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसमें। उसके बाद में जनरल कोडिंग गाइडलाइन में भी ऐसा ही है कि कैसे कोडिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब इंस्ट्रक्शन मिलता है। और मेन चीज़ है वो सी करके जो है वो चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन वो है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, कोडिंग कन्वेंशन मतलब कि ICD 10 CM कन्वेंशन से स्टार्ट करते हैं। और उसमें काफ़ी सारा मतलब कि जो सिंबल हमने देखा था ना CPT में, वो भी यहाँ पे भी होता है, तो वो तो सेम टू सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है कि कन्वेंशन फॉर ICD 10 CM, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, कन्वेंशंस फॉर ICD 10 CM आर द जनरल रूल्स फॉर यूज ऑफ द क्लासिफिकेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द गाइडलाइन। जनरल रूल है ये सारा। नंबर 1 में मिल रहा है अल्फाबेटिक इंडेक्स एंड टेबुलर लिस्ट, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो बताया आपको, क्या बताया है कि अल्फाबेटिक इंडेक्स में 4 चीज़ें होती है, तो वही चीज़ आपको मिल रही है ना, कि अल्फाबेटिक इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहला इंडेक्स ऑफ डिजीज और इंजरी, और इंडेक्स ऑफ एक्सटर्नल कॉज कोड, ये एक्चुअली लास्ट में होता है। और इंडेक्स ऑफ डिजीज इंजरी के बाद में टेबल ऑफ न्यूप्लाज्म आएगा, और उसके बाद में टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल, और लास्ट में ये आता है। इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है, वही चीज़ है कि 2 चीज़ होता है, मतलब कि ये जो है वॉल्यूम 2 है, और टेबुलर लिस्ट है वो वॉल्यूम 1 है, चैप्टर 22 उसमें मिलता है। फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 3 मिनिमम कैरेक्टर होंगे और मैक्सिमम 7 होगा, ऑलवेज स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट। ये 7th कैरेक्टर का जो है वो हम बाद में देखेंगे, इसका अभी कोई वो नहीं करना है। तीसरे नंबर पे दिया है यूज ऑफ कोड्स फॉर रिपोर्टिंग पर्पजेस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे 2 सेंटेंस दिया है। फॉर रिपोर्टिंग पर्पजेज ओनली कोड्स आर परमिसिबल, नॉट कैटेगरीज और सब कैटेगरीज, एंड एनी एप्लीकेबल 7th कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो रिपोर्टिंग पर्पज से मतलब कि कोडिंग करना है ना, तो मुझे क्या चाहिए, कोड ही चाहिए, कैटेगरी या सब कैटेगरी नहीं चलेगी, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से बता देता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। बहुत ही सिंपल है, लेकिन वो सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आपको हो सकता है कि दिक्कत हो सकती है कि ये इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो है E00 है ना, वहाँ पे आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, कैटेगरी हुई, ठीक है। और ये अब E00.0, तो ये क्या हो गया, सब कैटेगरी हुई, सब कैटेगरी की भी कैटेगरी। कैटेगरी, है ना। और आगे कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कल के अंदर 4 है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा मैग्नीफाई करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ 4 है। तो मतलब ये कहना क्या चाहता है कि 4 नहीं होगा ना तब तक कोडेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 मिल गया है, तो ये क्या है कि कोडेबल है, मतलब कि ये कोड है ना। इसको हमको रिपोर्ट करना है, इसको हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये कोडेबल है ही नहीं, कैटेगरी है वो। और ये क्या है, कोड है ना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सर्कल में है ही नहीं। समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल E05 का लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे E05, यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे जब 4 आ गया तो यहाँ पे 5 आ गया, है ना। तो मतलब कि ये भी कोडेबल नहीं है, ये क्या है, सब कैटेगरी है ना, लेकिन कोड नहीं है, क्योंकि इनटू सर्कल में ये मिल रहा है, अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, कोड है। तो इस तरह का जो होगा ना वो रिपोर्ट कर सकते हैं, बाकी का इस तरह का जो है वो नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो वही ये सेंटेंस का मीनिंग है ना। फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेज ओनली कोड्स आर परमिसिबल। तो समझ में आ गया, क्लैरिटी है सबको इसके बारे में। यस सर। नितिन, आपको समझ में आया? आप लोग तो चलो कोडिंग वाले हो ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आ, यस सर। है ना। तो बस ये है इसका मीनिंग, 2 सेंटेंस जो है ना, इसका मैंने आपको एग्जाम्पल के जरिए बता दिया है। नंबर 4 में प्लेस होल्डर, इसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाद में देखेंगे ऑटोमेटिकली, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाएगा। 7th कैरेक्टर और प्लेस होल्डर दोनों का लेना देना है, बाद में देख लेंगे। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन में ये है NEC NOS,
ठीक है, तो NEC और NOS का थोड़ा जनरल तरीके से हम समझेंगे। ठीक है, NEC मतलब क्या हो गया, नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइबल। ठीक है, और NOS का क्या होगा, नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। ठीक है, एक में स्पेसिफाइड है, एक में क्लासिफाइबल, ऐसा करके मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हटा देंगे तो क्या होगा, नॉट स्पेसिफाइड, उसका मतलब क्या होगा, अनस्पेसिफाइड, है ना, अनस्पेसिफाइड। तो NOS है वो क्या है, अनस्पेसिफाइड ही है। अब ये रह गया तो ये क्या होगा, अदर स्पेसिफाइड होगा ये। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा एक जनरल एग्जांपल के जरिए समझेंगे। सपोज कोई राजीव करके है बंदा, ठीक है, तो खाली मैं राजीव लिखा हूँ, तो इस तरह से मान लो इसका कोड है 001। ठीक है, अब दूसरा है मान लो दिल्ली से है, तो उसके लिए हमने 2 लगा लिया है कि 2 राजीव फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, तीसरे में सपोज मैं लिखता हूँ मुंबई। ठीक है, चौथे में लिखते हैं कोलकाता। ठीक है, और पांचवे में एनी अदर सिटी या एनी अदर प्लेस। ठीक है, अब मान लो कोई पैराग्राफ ऐसा है जिसमें खाली राजीव मेंशन किया गया है, तो अब मान लो कोड करना है तो आपको कौन सा पिक करोगे, 001। 001, है ना। 001. तो राजीव के बारे में कुछ भी बताया नहीं कि वो दिल्ली से है, मुंबई से है, कोलकाता से है, कि कोई अदर प्लेस से है, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है वो क्या है, NOS वाला है, मतलब कि अनस्पेसिफाइड वाला है ना। मतलब पूरा क्लासिफिकेशन है हमारे पास में बुक के अंदर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, एनी अदर, लेकिन कोई भी नहीं है, तो ये अनस्पेसिफाइड है। ठीक है, अब मान लो ऐसा है कि पैराग्राफ में दे रहा है कि राजीव फ्रॉम बेंगलोर, तो फिर क्या करेंगे, 005. है ना, बेंगलोर, है ना, तो यहाँ पे 005 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, अदर स्पेसिफाइड हुआ, है ना। अदर स्पेसिफाइड से क्या मतलब हुआ कि जो स्पेसिफाइड है, मतलब कि बुक के अंदर स्पेसिफिकेशन क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन उस क्लासिफिकेशन के अंदर जो नाम दिया गया है हमारे पास में सिनेरियो में, वो नहीं मिल रहा है ना, मतलब कि बेंगलोर यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो हुआ वो अदर स्पेसिफाइड होगा, मतलब कि ये NEC होगा, इस तरह से होगा, ये हो क्या होगा, NEC होगा। अब बाकी वाले बीच वाले जो है वो क्या है, स्पेसिफिक कोड है ना, एग्जैक्ट कोड है। स्पेसिफिकली अगर दिल्ली मिलता है, स्पेसिफिकली अगर मुंबई मिलता है, स्पेसिफिकली अगर कोलकाता मिलता है, तो डायरेक्टली हमें वही करना है ना। लेकिन नहीं मिलता है और कुछ अदर मिलता है, तो हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये 2 चॉइस है, NOS जो कि बिल्कुल कुछ भी दिया नहीं है, तो फिर अनस्पेसिफाइड वाला उठाएंगे, लेकिन कुछ और दिया है जो कि क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या करना है, NEC वाला उठाना है। ठीक है, तो ये आगे जाके हमें समझ में आ जाएगा, अभी बाय चांस अगर नहीं हो रहा है आपको किसी को तो कोई बात नहीं। और ये अगेन रिपीट किया है, मतलब कि ये क्या होता है, NEC NOS है, दोनों जगह मिलता है, अल्फाबेटिक इंडेक्स में भी मिलता है और टेब्यूलर लिस्ट में भी मिलेगा, दोनों प्लेस में मिलेगा। अब ये पंक्चुएशन है ना, वो थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो एक बार पढ़ेंगे, स्टार्ट करो, रीड करो। स्पीड से पढ़ना है, ठीक है, इसमें कोई समझने वाली कोई बात नहीं है, फटाफट पढ़ो और समझ में आ जाएगा क्या मीनिंग है इसका। Punctuation brackets are used in the tabular list to include synonyms, alternative wording, or explanatory phrases. Brackets are used in alphabetic index to identify manifestation code. Parentheses are used in both the पैराफ्रेसिस alphabetic नहीं index. हो, पैरेंथेसिस, ठीक है, Parentheses, पैराफ्रेसिस अलग हो जाएगा। parentheses are used in both the alphabetic index and tabular list to include supplementary words that may be present or absent in the statement of
अभी आ गई है लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, टेबुलर लिस्ट में होगा तो सिनोनिम ऑल्टरनेटिव वर्डिंग, और अल्फाबेटिक इंडेक्स में अगर ये है ब्रैकेट है तो मैनिफेस्टेशन कोड। ठीक है, तो ब्रैकेट में सिनोनिम ऑल्टरनेटिव वर्डिंग और अल्फाबेटिक इंडेक्स में मैनिफेस्टेशन कोड, ये ब्रैकेट के लिए है। पैरेंथेसिस यूज्ड इन बोथ AI एंड TL। और यहाँ पे क्या है, enclose supplementary words that may be present or absent in the statement of a disease or procedure without affecting the code number to which it is assigned। ठीक है, तो present absent कुछ भी हो सकता है। The terms within the parentheses are referred to as non essential modifier। तो इसके लिए इतना ही याद रखना है, parentheses मतलब नॉन एसेंशियल मॉडिफायर। सपोज इसमें हम देखते हैं न्यूमोनिया का होता है ना, न्यूमोनिया में मिलता है ना लोबर, और इस तरह से काफ़ी सारे वर्ड होते हैं। यहाँ पे देखते हैं पी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्यूट, डबल, माइग्रेटरी, प्यूरुलेंट, सेप्टिक, अनरिजॉल्व। तो ये सारे जो है वो नॉन एसेंशियल मॉडिफायर है। ठीक है, प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ लिखा है ना प्रेजेंट और एब्सेंट इन द स्टेटमेंट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नॉन एसेंशियल मॉडिफायर है। ओके, तो ये हो गया पैरेंथेसिस का। और ये जो है वो थोड़ा अलग तरीके से है, इसको अभी मत पढ़ो, कंफ्यूजन हो जाएगा। आगे वाला जो है कॉलन, कॉलन्स आर यूज्ड इन द टेबुलर लिस्ट आफ्टर इनकम्प्लीट टर्म व्हिच नीड्स वन और मोर ऑफ द मॉडिफायर्स फॉलोइंग द कॉलन। ठीक है, ये जैसे इंडेंटेड CPT होता है ना, वैसे ये ICD में होता है। उसके बाद में यूज ऑफ एंड, मतलब कि एंड का जनरल मीनिंग क्या होता है कि दोनों चीजें है ना, A एंड B, मतलब कि A भी और B भी, दोनों भी। ठीक है, और ऐसा ही है यहाँ पे, आगे भी आएगा एक बार। उसके बाद में अदर एंड अनस्पेसिफाइड में सेम टू सेम है, क्या चीज है, NEC एंड NOS। ठीक है, ये अदर मतलब कि NEC है, और अनस्पेसिफाइड मतलब NOS। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी देख सकते हो NEC लिखा है, और ये नॉट स्पेसिफाइड वाला होता है। इसके बाद में दिया है इंक्लूड नोट्स, इंक्लूड्स नोट्स। दिस नोट अपीयर्स इमीडिएटली अंडर ए 3 कैरेक्टर कोड टाइटल टू फर्दर डिफाइन और गिव एग्जांपल ऑफ कंटेंट ऑफ द कैटेगरी। है ना, तो ये इंक्लूड्स नोट मतलब कि कैटेगरी के नीचे इमीडिएटली एग्जांपल के तौर पे मिलता है, वो ये इंक्लूड नोट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये जो है वो, नहीं ये तो यूज एडिशनल वाला है। ठीक है, कोई कोड होगा ना तो उसमें, ओके ये देखो यहाँ पे ये तो क्या कोड है, कैटेगरी के नीचे होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरी में ये रहा, नहीं ये भी सिनोनिम ही है, इंक्लूड में इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन के हिसाब से काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा अभी, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है और बेसिक है, तो इसका आपको कुछ चीज़ें अभी नहीं आती है तो समझ में, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, बाद में आ जाएगा। ठीक है, इंक्लूड्स नोट्स जो है वो अंडर 3 कैरेक्टर कोड जो होगा कैटेगरी का, उसके नीचे एग्जाम्पल देगा, मतलब कि जो ऊपर जो मिल रहा है उसका ही एक एग्जाम्पल मिलेगा। इंक्लूजन टर्म्स, ठीक है, तो ये इंक्लूड्स नोट्स है और ये इंक्लूजन terms है। list of terms is included under some codes, these terms are the conditions for which that code is to be used। तो इसका जो एग्जांपल है वो अभी हमने देखा ना, ये जो है वो क्या है, इंक्लूजन टर्म्स है। ठीक है, एंड ये जो है वो क्या लिखा है ऊपर, D6859 अदर प्राइमरी थ्रोम्बोपिलिया। और ये सारे जो है वो प्रोटीन C डेफिशिएंसी, प्रोटीन S डेफिशिएंसी, थ्रोम्बोपिलिया NOS, एंटी थ्रोम्बिन 3 डेफिशिएंसी, वो सारा इसका इंक्लूजन टर्म्स है। ठीक है, कोड के नीचे ही मिलता है। ठीक है, और द टर्म्स में भी synonyms of the code title, or in the case of other specified codes the terms are a list of various conditions assigned to that code।
ठीक है, उसके बाद में एक्सक्लूड्स नोट है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे याद भी रखना है एक्सक्लूड 1 और एक्सक्लूड 2 में क्या डिफरेंस होता है, वो हमें मेमोराइज होना ही चाहिए। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सीपीसी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। ठीक है, तो एक्सक्लूड 1 में दिया है कि टाइप 1 एक्सक्लूड्स नोट इज ए प्योर एक्सक्लूड्स नोट, इट मीन्स नॉट कोडेड ईयर। An excludes one note indicates that the code excluded should never be used at the same time as the code above the excludes note. An excludes one is used when two conditions cannot occur together, such as a congenital form versus an acquired form of the same condition. ठीक है, तो एग्जाम्पल में दिया है कि कंजेनिटल फॉर्म और एक्वायर्ड फॉर्म सेम टाइम नहीं हो सकता, तो उसके बीच में एक्सक्लूड 1 मिलेगा। अब हम इसको बुक में देखेंगे कि एक्सक्लूड 1 का कैसे होता है। जैसे यहाँ पे मिल रहा है एक्सक्लूड 1, ठीक है, तो इसके ऊपर और नीचे देखना है। मतलब यहाँ पे नीचे का मतलब ये सब है वो नीचे का माना जाएगा, और ऊपर मतलब कि ये वाला। ठीक है, तो D68.312 और ये R76.0 नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि बीच में एक्सक्लूड 1 है। ठीक है, लाइकवाइज D68.312 और D68.61 ये भी नहीं कर सकते। D60 R76.0 ये वही था, वही का वही कोड है। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जितना भी ये सब है ना एक्सक्लूड 1 के नीचे ये सब जो है, उसको मैं इसके साथ में नहीं कर सकता कोड। ठीक है, D68.312 और एक्सक्लूड 1 के नीचे में से कोई भी CPT आई मीन ICD है तो नहीं साथ में जाएगा। क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. है ना, तो ये एक्सक्लूड 1 मतलब कि नॉट कोडेड हियर, मतलब कि दोनों का कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नॉट कोडेड हियर। और एक्सक्लूड 2 होगा तो फिर क्या होगा, नॉट इंक्लूडेड हियर, ऐसा करके मिलता है। ठीक है, लेकिन एक्सक्लूड 1 में कि ये भी है, एक्सेप्शन भी है ना, लेकिन एक्सेप्शन मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा कुछ लोगों को। तो एक्सेप्शन आप पहले मुझे बताना स्टडी करके, नहीं समझ में आता है तो फिर हम बाद में लेंगे उसको, अभी के लिए थोड़ा साइड में रखते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको नहीं आता है या फिर बाद में हम करेंगे, थोड़ा एडवांस आगे बढ़ेंगे ना तब बताऊंगा मैं। एक्सक्लूड 1 में मैंने आपको क्या बताया कि नॉट इंक्लूडेड ईयर। ठीक है, ए टाइप 2 एक्सक्लूड नोट रिप्रेजेंट नॉट इंक्लूडेड ईयर। तो इसका मतलब है कि दोनों हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है तो देखते हैं एक्सक्लूड 2 का। ये रहा। ठीक है, D72.1 योसिनोफिलिया, लेकिन ये क्या है, कैटेगरी है, तो ये तो कोडेबल है ही नहीं, है ना। लेकिन इसका कोई भी कोड होगा, जैसे ये हो गया, है ना, D72.10 हो गया, फिर D72.110, D72.111, है ना, ये सारा कोड के साथ में मैं ये कर सकता हूँ J82.89, और ये जो भी कोडेबल है उसके साथ में मैं यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक्सक्लूड 2 के सामने मिल रहा है। J82.dash का कोई भी कोड होगा और D72.1 कैटेगरी का कोई भी एक्सेप्टेबल कोड होगा तो साथ में जा सकता है। ठीक है, तो अब कोई बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूड 1 एंड एक्सक्लूड्स 2? क्या होता है? इंटरव्यू में अगर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, CPC में गाइडलाइन वाला जो होता है ना, उसमें ये आ सकता है, एक्सक्लूड 1 का वो होगा डेफिनेशन या एक्सक्लूड 2 का होगा। ठीक है, क्या होता है? प्रियंका बताओ। सर एक्सक्लूड 1 वाली जो आईसीडीज होती है वो उसमें हम एक साथ मतलब जो एक्सक्लूड 1 में आएगी उसको हम कोड भी कर सकते हैं ओके, अगर किसी आईसीडी के अंडर होगा, हाँ, और एक्सक्लूड 2 वाली में हम उसे कोड कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट, है ना। तो ये इतना जवाब दे दिया तो चलता है, इंटरव्यू में तो बहुत सफिशिएंट है ना। लेकिन कोडिंग गाइडलाइन होगा तो थोड़ा सेंटेंस ठीक से पढ़ के आपको आंसर देना है, लेकिन समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, 13 नंबर में लिखा है एटियोलॉजी मैनिफेस्टेशन कन्वेंशन। इसमें कोड फर्स्ट यूज एडिशनल कोड इन डिजीज क्लासिफाइड एल्सवेयर नोट्स, है ना। तो ये सारा आपको ये जो है ना वो कहाँ मिलेगा, टेब्यूलर में ही मिलेगा। ठीक है, ये कोड फर्स्ट यूज एडिशनल कोड इन डिजीजेस क्लासिफाइड एल्सवेयर, ये आपको अल्फाबेटिक इंडेक्स में नहीं मिलेगा।
ठीक है, वहाँ पे मिलेगा, टेबुलर में मिलेगा। ठीक है, तो उसका हम बाद में देखेंगे। और थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे कोई एग्जांपल है ना, कोड फर्स्ट जहाँ पे भी होगा ना, वहाँ पे एक उंगली का निशान मिलेगा। देखो ये रहा, है ना, कोड फर्स्ट, ऐसे पॉइंटिंग फिंगर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना D72.18 के नीचे मिल रहा है ना, तो उसके रेफरेंस में है। तो कोड फर्स्ट करके लिया है कि C93.1, और आगे भी कुछ होगा, हो सकता है। ठीक है, नहीं एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि D72.18 है ना, उसको कोड करने से पहले मुझे ये C93.1 कैटेगरी वाला जो ICD है वो पहले लगाना पड़ेगा, और D72.18 बाद में। ठीक है, तो सही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ। ठीक है, सीक्वेंस का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सपोज C93.1 डैश, है ना, वो डैश मतलब कि डैश की जगह पे कुछ और होगा, स्पेसिफिक का होगा। ठीक है, और D72.18, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन अगर इसका उल्टा कर देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ध्यान में रखना है जब भी ऐसा नोट आएगा ना, कोड फर्स्ट वाला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कुछ तो मैं आपको रटवा ही दूंगा कि कुछ कंडीशन में कौन सा पहले जाता है, किसके पहले जाता है, वो हम बाय हार्ट ही कर लेंगे। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो एग्जाम में। ठीक है, तो कोड फर्स्ट ये हो गया, और यूज एडिशनल कोड। ठीक है, तो एडिशनल का तो मतलब ये है कि एडिशन में, मतलब उससे ज़्यादा में, मतलब कि इसके साथ में अगर कोई ये कंडीशन है T36 से T50 वाली, तो करो एडिशनल, ऐसा कहने का मतलब है। मतलब कि ये तो पहले ही जाएगा, और ये वाला जो होगा वो बाद में लगेगा, है ना। तो यहाँ पे तो जो सीक्वेंस है नेचुरल वही मैं फॉलो करनी है, मतलब D72.12 पहले लगेगा, यूज एडिशनल तो ये वाला बाद में लगेगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ये वो इंक्लूड्स नोट जो था ना, वो ये रहा, देखो यहाँ पे मिल गया, है ना, ये D70 कैटेगरी है और इंक्लूड्स करके ये मिल रहा है। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि एग्जांपल है कि जो भी समझो, मतलब इसका और इसका कोड एक ही होगा। ठीक है, तो ये इंक्लूड्स है। और इंक्लूजन टर्म्स कहाँ गई, इस पे नहीं है क्या? ये रहा, ये इंक्लूजन टर्म नहीं, ये भी हमारा, हाँ ये इंक्लूजन टर्म्स है। ठीक है, तो ये इंक्लूजन टर्म्स है, और इंक्लूड्स नोट वाला इसी पेज पे है ना, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो इंक्लूड्स और इंक्लूजन टर्म्स का भी हमने देख लिया। ठीक है, तो ये कोड फर्स्ट, यूज एडिशनल, इन डिजीजेज ये अभी रहने दो। ठीक है, बाद में समझ में आ जाएगा। ओके, एंड का मतलब मैंने आपको जो बताया ना, एंड और दोनों की सेंस में यूज करना है। यहाँ पे दिया है कि द वर्ड एंड शुड बी इंटरप्रेटेड टू मीन आइदर एंड और व्हेन इट अपीयर्स इन द टाइटल। ठीक है, टाइटल में जब एंड आएगा तो उसको एंड की सेंस में भी समझ सकते हैं, और की सेंस में भी समझ सकते हैं। और एग्जांपल में दिया है कि इन केसेस ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ बोन्स, ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ जॉइंट्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स आर क्लासिफाइड टू सब कैटेगरी A18.0। ठीक है, तो ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स मतलब कि बोन्स का और जॉइंट्स का दोनों का ही होगा, तभी मैं ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बोन का है या ट्यूबरक्यूलोसिस का है या दोनों का है, तो भी हम ये ICD लगा सकते हैं, ऐसा है। ओके, विथ का समझना है कि इन ड्यू टू या फिर इन एसोसिएशन विथ, ऐसा करके समझना है। विथ होगा ना तो एसोसिएटेड विथ या ड्यू टू। ठीक है, इतना माइंड में रखना है। लंबी डिस्क्रिप्शन जो है वो नहीं पढ़ेंगे हम। सी ऑल्सो, अब ये जो सी ऑल्सो आपको अल्फाबेटिक इंडेक्स में मिलेगा। जब हम कुछ टर्म सर्च करेंगे ना, तो कहीं पे मिलेगा सी दिस ऐसा करके, तो वो दिस जो जो भी दिया गया होगा ना, उसको भी एक बार हमें देखना पड़ेगा। कहीं कहीं भी ऐसा मिलेगा सी ऑल्सो। ठीक है, तो सी ऑल्सो के बाद में जो दिया है उसको भी हमें देख करके बाद में डिसाइड करना होगा कि कोड एग्जैक्टली ICD कोड कौन सा लगा सकते हैं। ठीक है, तो सी ऑल्सो आपको अल्फाबेटिक इंडेक्स में जब कोड सर्च करते हैं तब मिलता है। कोड ऑल्सो, ठीक है, तो कोड ऑल्सो का मतलब क्या है कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है और कुछ उसका भी कोड अवेलेबल है। ठीक है, ICD में, और गाइडलाइन में नीचे दे रहा है कि कोड ऑल्सो। ठीक है, तो वो भी एडिशनली हमें करना है। ठीक है, कोड ऑल्सो नोट इंस्ट्रक्ट्स दैट टू कोड्स में बी रिक्वायर्ड
to fully describe a condition, but this note does not provide sequencing direction. The sequencing depends on the circumstances of the encounter. ओके, डिफॉल्ट कोड का ध्यान में रखना है कि क्या होता है। ऐसा होता है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफॉल्ट कोड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है द डिफॉल्ट कोड रिप्रेजेंट्स दैट कंडीशन दैट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद मेन टर्म और इज द अनस्पेसिफाइड कोड फॉर द कंडीशन। ठीक है, तो सिंपल डिस्क्रिप्शन क्या है कि कोड लिस्टेड नेक्स्ट टू द मेन टर्म, बस इतना है। डिफॉल्ट कोड, व्हाट इज डिफॉल्ट कोड? कोड लिस्टेड टू मेन टर्म। व्हाट इज डिफॉल्ट कोड? कोड लिस्टेड टू नेक्स्ट टू मेन टर्म। ठीक है, मेन टर्म जो होगा उसके नेक्स्ट में जो सामने होगा वो डिफॉल्ट कोड होगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो 2 बार कोई भी अलग अलग बंदे पढ़ लो इसको। सिंपल इतना ही पढ़ना है, पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है। A code listed next to the main term. ओके, परफेक्ट। Default codes, a code listed next to main term. ओके, गुड। ठीक है, तो ये हो गया डिफॉल्ट कोड का। और 19 में दिया है कोड असाइनमेंट एंड क्लिनिकल क्राइटेरिया। असाइनमेंट ऑफ डायग्नोसिस कोड इज बेस्ड ऑन द प्रोवाइडर्स डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट दैट कंडीशन exists. The provider statement that the patient has a particular condition is sufficient. Code assignment is not based on clinical criteria used by the provider to establish the diagnosis. If there is conflicting medical record documentation, query the provider. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि प्रोवाइडर ने बोल दिया ना कि पेशेंट को न्यूमोनिया है तो है, हमको फिर ऐसा एविडेंस नहीं मांग सकते कि भाई लैब रिपोर्ट लाओ, ये लाओ, वो लाओ। ठीक है, प्रोवाइडर ने जो भी दे दिया ना तो उसके सामने कोडर कोई दिमाग नहीं लगा पाएगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेड है उसको कर देना है, लैब एविडेंस का उसका हमें देखना नहीं है। प्रोवाइडर ने मतलब कि एमडी जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, तो वो सोच समझ के ही करेगा वो। ठीक है, तो क्लिनिकल क्राइटेरिया मतलब कि कोई दूसरे डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है, प्रोवाइडर का स्टेटमेंट सफिशिएंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखा वो ए था, मतलब कि कन्वेंशन था। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि बी आ गया है, मतलब जनरल कोडिंग गाइडलाइन। ठीक है तो जनरल कोडिंग गाइडलाइन मतलब कि आईसीडी कोडिंग गाइडलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? लोकेटिंग कोड इन द आईसीडी 10 CM। तो ये बहुत बड़ा लंबा है, मैं आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि लोकेटिंग कोड इन द आईसीडी 10 CM मतलब कि कैसे आपको कोड ढूंढना है। सपोज मुझे न्यूमोनिया का कोड ढूंढना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि न्यूमोनिया अल्फाबेटिक इंडेक्स में ढूंढूंगा। तो न्यूमोनिया का स्पेलिंग पी से स्टार्ट है, तो मैं पी वाला जो पेज जहाँ पे स्टार्ट होता है ना पी, वहाँ पे जाऊँगा और PN करके पहले वहाँ देखूंगा, न्यूमोनिया देखूंगा, है ना। उसको बाद में मुझे क्या मिलेगा? डिफॉल्ट कोड मिलेगा, क्योंकि मेन टर्म के सामने जो होता है वो डिफॉल्ट कोड होता है। ठीक है, तो डिफॉल्ट कोड मुझे मिल गया है J18.9। तो फिर मैं क्या करूँगा? टेब्यूलर लिस्ट में जाऊँगा, है ना। पहले मैं कहाँ गया? अल्फाबेटिक इंडेक्स में गया। अब जो कोड मिला मुझे आईसीडी कोड, उसको मैं टेब्यूलर लिस्ट में देखूंगा। ठीक है, J18.9। अब टेब्यूलर लिस्ट में मुझे क्या क्या मिल सकता है? इंक्लूजन टर्म मिल सकता है, इंक्लूड्स मिल सकता है, कोड फर्स्ट मिल सकता है, एक्सक्लूड 1, एक्सक्लूड 2, यूज एडिशनल कोड, ऐसा करके जो भी मिलेगा सारा, वो सारा चेक करके ही बाद में मैं डिसाइड करके जो एकदम कंफर्म कोड होगा ना, कोडेबल रिपोर्टेबल कोड होगा, वो असाइन करूंगा। ठीक है, तो यही है लोकेटिंग कोड इन द आईसीडी 10 CM का मतलब है। और लेकिन यहाँ पे जब अल्फाबेटिक इंडेक्स में देखते हैं ना तो इस तरह से डैश मिलता है। ठीक है, डैश, तो ये जो डैश है टेब्यूलर में भी मिलता है। ठीक है, तो डैश एट द एंड ऑफ द अल्फाबेटिक इंडेक्स एंट्री इंडिकेट्स दैट एडिशनल कैरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड, मतलब कि वो डैश की जगह पे कुछ होगा। ठीक है, खाली वहां तक नहीं है, कोड के आगे भी कुछ कैरेक्टर होंगे, ऐसा है। ठीक है, even if a dash is not included in the alphabetic index entry, it is necessary to refer to the tabular list। मतलब कि कोई भी कोड है डायरेक्टली अल्फाबेटिक इंडेक्स में से लगाना नहीं है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस होने के बाद में काफ़ी कोडर लगाते हैं, वो बात अलग है, उसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती। लेकिन जो न्यू कमर है उसके लिए इंस्ट्रक्शन ये होता है कि अल्फ़ाबेटिक इंडेक्स में मिल गया तो उसको टेब्यूलर लिस्ट में चेक करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, जो भी अंदर डायरेक्शन दिया हुआ है एक्सक्लूड 1, एक्सक्लूड 2, कोड फर्स्ट, वो सारा फॉलो करके बाद में ही असाइन होगा, असाइनमेंट होगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. सर ओके, ठीक है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है लेवल ऑफ डिटेल्स इन कोडिंग। ठीक है, तो लेवल ऑफ डिटेल से भी मतलब वही है कि हमने देखा ना कैटेगरी में वो सर्कल में मिल रहा था,
है ना, यहाँ पे जैसे 4 है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि 4 कैरेक्टर में जितने भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से 4 कैरेक्टर जब बनेगा ना, तभी हमारा कोड मतलब कि रिपोर्टेबल कोड हमें मिलेगा। ठीक है, तो सारी की सारी जो एग्जाम में आई मीन क्वेश्चन में या मेडिकल रिकॉर्ड में जो डिटेल है वो सारी हमें पढ़नी है, और यहाँ पे लोकेट करके जो भी डिटेल के हिसाब से एग्जैक्ट कोड होगा ना, जितना भी लेवल होगा मतलब के उस लेवल का हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो 6 कैरेक्टर है, ठीक है, तो 6 कैरेक्टर है ना, तो यहाँ पे 6 डिजिट भी मिलेगा, यहाँ पे लिखा है ना 6, ठीक है, ऊपर यहाँ पे 5 लिखा है, तो मतलब कि ये 5 होगा, तो ये भी कोडेबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 है, तो हमें 6 कैरेक्टर का कुल मिला के जब होगा तभी हम रिपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अभी नया सिस्टम तो कंप्यूटर वाला क्या है कि वो लेता ही नहीं है, अगर मान लो आप ये एंट्री करोगे ना तो कोड आगे सॉफ्टवेयर ही नहीं लेगा, लेकिन पहले गलती से हो जाता था। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है, मतलब गलती से कोड नहीं हो पाएगा अभी, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ डिटेल, उसके अलावा लेवल ऑफ डिटेल में हमें क्या याद रखना है, थोड़ा सा हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि लेटरलिटी कैरेक्टर होता है। ठीक है, लेटरलिटी कैरेक्टर ज़्यादातर 4th और 5th मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अगर 1 है तो इसको क्या समझना है, राइट साइड। ठीक है, 2 है तो हमें क्या समझना है, लेफ्ट साइड। 3 है तो बाइलेटरल। 9 है तो अनस्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड साइड, है ना, राइट या लेफ्ट स्पेसिफाइड नहीं है वो, मतलब कि 9। ठीक है, तो 1 है तो राइट साइड, 2 है तो लेफ्ट साइड, 3 है तो बाइलेटरल, 9 है तो अनस्पेसिफाइड, जनरल दिमाग में रखना है। ठीक है, इसका आगे हम यूज करेंगे आंसर फाइंड आउट करने में। ठीक है, 3 नंबर में क्या दिया है, कोड्स और कोड्स फ्रॉम A002 थ्रू T88.9 Z00 to Z99.8 U00 U85। ठीक है, तो जो भी कोड होगा ICD कोड वो सारा इसमें से ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं होगा। यू वाला जो कोड है वो मतलब टेम्पररी होता है, जैसे ही वो एस्टाब्लिश हो जाता है तो फिर वो पर्टिकुलर कैटेगरी में चला जाएगा। अभी यू वाला कोड किस चीज़ का है, 2022 कोविड कोविड। का है ना, कोविड का। तो जैसे ही वो धंधा सेट हो जाएगा ना तो फिर वो A and B वाले में चैप्टर 1 में आ जाएगा वो। ठीक है, और 4 नंबर में क्या है, साइन एंड सिम्टम्स। कोड्स दैट डिस्क्राइब सिम्टम्स एंड साइंस एज अपोज टू डायग्नोसिस आर एक्सेप्टेबल फॉर रिपोर्टिंग पर्पसेस व्हेन ए रिलेटेड डेफिनेटिव डायग्नोसिस हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड कंफर्म्ड बाय द प्रोवाइडर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, तो डायग्नोसिस क्या होता है और साइन एंड सिम्टम क्या होता है। ठीक है, तो डायग्नोसिस जो होता है वो ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम होता है, मतलब कि थोड़ा हैवी आइटम है ना, जैसे 100 रुपया है तो 100 रुपया मतलब के 1-1 रुपया का 100 बार कलेक्शन होगा तो 100 रुपया होता है। ठीक है, और 1000 है तो मतलब 1000 का मतलब 1 रुपये का काउंट करेंगे तो 1000 बार हुआ, तो इस तरह से है ना। तो डायग्नोसिस थोड़ी हैवी आइटम है, तो मतलब कि वो डायग्नोसिस जो है वो कौन कंफर्म करेगा, प्रोवाइडर करेगा। ठीक है, लेकिन साइन एंड सिम्टम कोई भी बता सकता है, मतलब जो पेशेंट है खुद भी उसको भी पता चलता है साइन एंड सिम्टम है। ठीक है, लेकिन डायग्नोसिस करना जो काम है वो प्रोवाइडर का ही होता है। तो जब डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होगा ना, प्रोवाइडर ने कुछ एस्टैब्लिश नहीं कर पाया, तो फिर उस केस में क्या होगा कि जो कंप्लेंट लेके आया होगा ना पेशेंट, जो मतलब बेसिकली वो साइन एंड सिम्टम ज़्यादातर होती है, तो वो कोड कर देंगे। क्यों, क्योंकि कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस नहीं है उस रिपोर्ट में या उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए हमें फिर क्या होगा, पता भी होना चाहिए कि भाई कौन सा डायग्नोसिस है और वो डायग्नोसिस के साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा माइंड में रखना होगा आइडिया। ठीक है, तो उसका भी तरीका है। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हम गाइडलाइन पे फोकस करते हैं। तो साइन एंड सिम्टम और डायग्नोसिस 2 चीज़ होती है, इतना माइंड में रखना है। अगर डायग्नोसिस कंफर्म नहीं होता है तो हमें साइन एंड सिम्टम कोड करना है, सिंपल ये है गाइडलाइन। 5 नंबर में क्या दिया है, कंडीशंस दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजीज प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि कोई डायग्नोसिस ऐसा होता है जिसमें इंटीग्रल साइन एंड सिम्टम होता है। अब ये आइडिया होगा तभी तो होगा ना, मान लो हार्ट हाइपरटेंशन है,
ठीक है, तो हाइपरटेंशन का कोई पार्ट हमें पता होना चाहिए। हाइपरटेंशन अगर किसी को होगा तो क्या क्या हो सकता है साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है हाइपरटेंशन में? हेडेक क्या हो क्या सकता हो है सकता है हाइपरटेंशन में? हेड chest pain, ओके, चेस्ट पेन और shortness of breath. ओके, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया, आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये जो है वो डेफिनेटिव डायग्नोसिस का कॉलम है और ये आजू में ये साइन एंड सिम्टम का है। ठीक है, तो हाइपरटेंशन अगर होगा तो साइन एंड सिम्टम में क्या मिल सकता है? हेडेक मिल सकता है, नोज ब्लीड हो सकता है, फटीग, कंफ्यूजन, विजन प्रॉब्लम, डिफिकल्टी ब्रीथिंग। ठीक है, तो ये सारा मिल सकता है। अब इसका तरीका कैसे होता है, आपको गूगल करना पड़ेगा। जो पहले नहीं जानता है ना, उसको फिर गूगल करोगे ना तो ये मिलेगा। लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको टेबल ही दे दूंगा ये वाला। ठीक है, तो आपको हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए हम 5 पढ़ लेते हैं। तो हाइपरटेंशन है तो इसमें क्या क्या मिल रहा है? हेडेक मिल रहा है, नोज ब्लीड हो रहा है, ठीक है, और फटीग, कंफ्यूजन, विजन प्रॉब्लम, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ये सारा हो सकता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि हाइपरटेंशन अगर डायग्नोसिस में दे दिया है ना फिजिशियन ने, और साथ में ऊपर दिया है चीफ कंप्लेंट में हेडेक, ठीक है, और हो सकता है कि असेसमेंट में भी दिया हो हेडेक, ठीक है, तो हम कोड क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन करेंगे। हाइपरटेंशन। है ना? क्यों? क्योंकि हेडेक जो है वो क्या है? इंटीग्रल साइन एंड सिम्टम है। ठीक है, अब मान लो हेडेक, नोज ब्लीड, फटीग, ये सब है, लेकिन फुट पेन आप देख सकते हो यहाँ पे नहीं है। है ना? अब सेम पेशेंट के रिपोर्ट में उसने दिया है नंबर 1 हाइपरटेंशन, नंबर 2 फुट पेन। तो फुट पेन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं कर सकते हैं, हाइपरटेंशन। क्योंकि ये फुट पेन यहाँ पे है ही नहीं है, इसका अनरिलेटेड। इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट नहीं है तो फिर हम कर सकते हैं डेफिनेटिव डायग्नोसिस के साथ में। अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो वो चीज़ हम सेपरेटली कोड कर सकते हैं, लेकिन जो इंटीग्रल पार्ट है तो फिर वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नई गाड़ी लेने के लिए जाएंगे ना तो टायर तो उसके अंदर ही मिलेंगे ना, ऐसी बात हो गई यहाँ पे। ये इस तरह से थोड़ा सा है। आस्थमा है तो फिर क्या हो सकता है? कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट पेन, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, ये आस्थमा का हो गया। न्यूमोनिया में होगा कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, स्वेटिंग, चिल्स, फीवर, चेस्ट पेन ऑन ब्रीदिंग, कॉफिंग। और सीओपीडी में एसओबी, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफ, फ्रिक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, स्वेलिंग इन एंकल्स, फीट्स और लेग्स। है ना? ये थोड़ा अजीब सा है, सीओपीडी है लेकिन ये स्वेलिंग इन एंकल, फीट, लेग्स लेकिन है। लैक ऑफ एनर्जी। और लिम्फोमा है तो क्या है? फीवर, फटीग, एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, नाइट स्वेट, वेट लॉस, पेनलेस स्वेलिंग इन लिम्फ नोड्स, इची स्किन। ठीक है, तो ये हमें 5 पढ़ा और भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी गाइडलाइन पे आते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर पे दिया इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डिजीज प्रोसेस है, तो नहीं करना है, मतलब कि शुड नॉट बी असाइंड एज ए एडिशनल कोड। अब दूसरा दिया है 6 नंबर में कंडीशन दैट आर नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ, तो वो एडिशनली करना है। एडिशनल साइंस और सिम्टम्स दैट मे नॉट बी एसोसिएटेड रूटीनली विद अ डिजीज प्रोसेस शुड बी कोडेड व्हेन प्रेजेंट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट क्लियर है, इंटीग्रल एंड नॉट इंटीग्रल पार्ट। हेलो? यस सर। ओके, उसके बाद 7 नंबर पे है मल्टीपल कोडिंग फॉर ए सिंगल कंडीशन इन एडिशन टू etiology, manifestation, convention that requires 2 codes to fully describe a single condition that affects multiple body system. There are other single codes conditions that also require more than one code. यूज एडिस, ये इतना जाने का जरूरत नहीं है, हम समझ में वैसे भी आ गया है आपको। ठीक है, कोड फर्स्ट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कोड इफ एप्लीकेबल एनी कॉजल कंडीशन फर्स्ट, वो भी हम बाद में देखेंगे। इसका मतलब ऑटोमेटिकली जब आप सर्चिंग करोगे ना तब ये सारी चीजें समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ से पढ़ोगे तो काफी कंफ्यूजिंग वर्ड लगेगा। उसके बाद में 8 नंबर में क्या है? एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशन। बहुत ही सिंपल है कि if the same condition is described as both acute, subacute and chronic and separate sub entries exist in the alphabetic index at the same indentation level, code both and sequence the acute code first. ठीक है, तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसका एक्यूट का कोड अलग है और क्रॉनिक वाला अलग है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है? डीवीटी होता है ना, ठीक है,
तो डीवीटी एक्यूट भी होता है, डीवीटी क्रॉनिक भी होता है। ठीक है, तो अगर दोनों दिया है ना तो इस गाइडलाइन के हिसाब से कैसे करेंगे हम, कोड कैसे होगा? एक्यूट Acute डीवीटी primary. वाला पहले जाएगा और क्रॉनिक डीवीटी वाला बाद में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी होता है ना, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो जब भी एक्यूट और क्रॉनिक की अलग एंट्री होगी, अलग कोड होगा और दोनों डॉक्यूमेंटेड है, तो फिर हमें क्या करना है, एक्यूट वाला जो है वो पहले कोड करना है और क्रॉनिक वाला बाद में करना है। रिपीट करो क्या बताया। गाइडलाइन में आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, मतलब कि कोई गलती इसमें नहीं होनी चाहिए, 1 मार्क बहुत ही आसानी से मिल जाता है। या रिपीट करो कोई भी। अगर acute and chronic अगर दोनों एक acute और साथ chronic- हाँ सिर्फ या दोनों सिर्फ एक आप, साथ है हाँ अगर हाँ तो एक्यूट फर्स्ट और acute क्रॉनिक को दोनों अपन कंडीशंस में दिए हैं तो एक्यूट को प्राइमरी कोड करेंगे और क्रॉनिक को सेकेंडरी। हाँ, ठीक है, पहले एक्यूट बाद में वो। ठीक है, कॉम्बिनेशन कोड बहुत ही सिंपल है। कॉम्बिनेशन कोड मतलब कि कंबाइन, मतलब कि दोनों को, दो एक से ज्यादा जो हो गया उनको सबको साथ में करना है ना। तो लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है, कॉम्बिनेशन कोड इज ए सिंगल कोड टू क्लासीफाई टू डायग्नोसिस, ए डायग्नोसिस विद एसोसिएटेड सेकेंडरी प्रोसेस दैट इज मैनिफेस्टेशन, एंड तीसरा ऑप्शन है डायग्नोसिस विद एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मतलब कि सिंगल कोड यूज्ड टू क्लासिफाई टू डायग्नोसिस, डायग्नोसिस विथ मैनिफेस्टेशन, डायग्नोसिस विथ कॉम्प्लिकेशन, बस इतना दिमाग में रखना है। ओके, कॉम्बिनेशन कोड्स आर आइडेंटिफाइड बाय रिफरिंग, ये सब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सीक्वला मतलब क्या हुआ, लेट इफेक्ट, लेट का मतलब कि बाद में, और इफेक्ट मतलब इफेक्ट, तो बाद में कुछ इफेक्ट होती है, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं कि वो जब उसको ध्यान मतलब मेडिकली ट्रीटेड करते हैं तो कुछ टाइम बाद, और टाइम कुछ भी हो सकता है, उसके बाद में उसका कुछ इफेक्ट होता है। ठीक है, तो सिक्वला ये डेफिनेशन है, सिक्वला इज द रेसिड्यूअल इफेक्ट into bracket condition produced after the acute phase of an illness or injury is terminated. ठीक है, तो sequela means late effect, residual effect after acute phase of illness is complete, ऐसा करके जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिया ना, रेसिडुअल में बी apparent early such as in cerebral infarction or it may occur months or years later such as that due to a previous injury. Examples of sequela include scar formation resulting from a burn, ठीक है, बर्न के बाद में स्कार बन जाता है वो, और डेविएटेड सेप्टम ड्यू टू नेजल फ्रैक्चर, एंड इनफर्टिलिटी ड्यू टू ट्यूबल अक्लूजन फ्रॉम ओल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, 3 एग्जाम्पल दिया हुआ है। कोडिंग ऑफ सिक्वला जनरली रिक्वायर्स 2 कोड्स सीक्वेंस्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी सिक्वला कोड करेंगे तो 2 कोड होगा और ऑर्डर भी ये होना चाहिए। तो कंडीशन और नेचर ऑफ द सिक्वला इज सीक्वेंस्ड फर्स्ट, है ना, नेचर ऑफ द सिक्वला वो जो होगा वो पहले होगा, और सिक्वला का जो कोड होगा जिसमें ज्यादातर क्या होता है, 7th कैरेक्टर जो होता है ना वो क्या होगा, एस होगा। ठीक है, तो वो वाला जो कोड यस। होगा वो बाद में लगाना है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार 2 लोग अलग अलग लोग पढ़ो ये पूरा। Coding of sequela generally requires to code sequence in the following order. The condition or nature of the sequela is sequence first. The sequela code is sequence second. या गुड, या एनीवन एल्स? Coding of sequela. 1 minute. Coding of sequela generally requires to code sequence in the following order. The condition or nature of the sequela is sequence first. The sequela code is sequence second. ओके, ठीक है, अब ये एक्सेप्शन वाला अभी छोड़ दो, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो बाद में। ठीक है, और इम्पेंडिंग थ्रेटन्ड कंडीशन, ठीक है, इम्पेंडिंग थ्रेटन्ड कंडीशन का इसमें दिया है कि कोड एनी कंडीशन डिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज एज इम्पेंडिंग और थ्रेटन्ड इज एज फॉलोज,
If it did occur, code as confirmed diagnosis. If it did not occur, reference the alphabetic index to determine if the condition as a sub-entry term for impending threaten, and also reference main term entries for impending and or threat. ये यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। impending threatened का क्या होता है? सपोज मैं यहाँ पे गया, ठीक है, अल्फाबेटिक इंडेक्स में मैंने क्या ढूंढा, impending देखा, ठीक है, तो impending पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है? 3 चीजें मिल रही है। impending coronary syndrome जिसका कोड है I20.0 और impending delirium tremens F10.239 और impending myocardial infarction। ठीक है, तो ये 3 में से कोई भी मिलेगा ना तो मैं ये कोड कर दूंगा, ठीक है, जो भी ये कोड है तो, ठीक है। सपोज मेरे पास ऐसा है impending myocardial infarction, तो मैं क्या करूंगा I20.0, ठीक है। अब मेरे को ऐसा नहीं मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है क्या impending CHF, ठीक है, तो अब मैं कर सकता हूँ कोड? नहीं, नहीं No, करना sir. है, नॉट कोडेड, है ना? क्यों? क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें है ही नहीं, ठीक है। मान लो मुझे मिल रहा है कि impending आस्थमा, तो ये क्या करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बस यही Not तरीका coded. है ना? जो भी मतलब क्लासिफिकेशन में मिल रहा है तो वो कर लेंगे, है ना? डॉक्यूमेंटेशन में भी वही चीज मिल रही है इस 3 में से, तो फिर इस 3 में से जो भी एप्लीकेबल है वो आईसीटी लगा देंगे। बाकी का जिस तरह से CHF आजमा इस तरह से मैंने दिया ना, तो इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। तो ऐसे ही थ्रेटन का भी है। अगर मान लो मैं थ्रेटन में जाके देखता हूँ तो थ्रेटन में आई थिंक थोड़ी सी एंट्री, नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा होगी, ठीक है। थ्रेटन में गए और ये देखो नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा है, तो इसमें से कुछ है एग्जैक्टली क्वेश्चन में या फिर मेडिकल रिकॉर्ड में तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ है ना? सपोज यहाँ पे थ्रेटन्ड न्यूमोनिया, तो यहाँ पे न्यूमोनिया की एंट्री ही नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे, ठीक है। थ्रेटन्ड स्क्लेरोसिस वो भी नहीं है तो वो भी नहीं होगा, हाँ, लेकिन थ्रेटन्ड एबॉर्शन है तो हो जाएगा, ठीक है। थ्रेटन्ड मिसकैरेज तो भी हो जाएगा, थ्रेटन्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसमें से कुछ भी है तो करेंगे, अदरवाइज जो बाकी की कोई दूसरी आइटम है तो नहीं करेंगे। क्लियर है? गाइडलाइन क्लियर है ये? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके। उसके बाद में नंबर 12 में है रिपोर्टिंग सेम डायग्नोसिस कोड मोर देन वंस। एक डेट में होगा ही नहीं, है ना? अगर एक डॉस है तो एक आईसीडी एक ही बार होगा, एक से ज़्यादा बार नहीं होगा। लेटरलिटी, लेटरलिटी का मैंने जो तरीका वो बताया ना 1 2 3, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर लेटरलिटी क्लासिफाइड है तो फिर वो लेटरलिटी वाला ही लेना है, ठीक है। इसका जो पैराग्राफ का मीनिंग है वो इतना है, मतलब कि स्पेसिफिक लेना है। ओके, तो लेटरलिटी का मैंने सिंपल तरीके से आपको बता दिया है, बस उतना आपको याद रखना है। यहाँ पे काफ़ी सारा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन बाय क्लिनिशियंस अदर देन द फिजिशियंस प्रोवाइडर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कोड असाइनमेंट इज बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंटेशन बाय द पेशेंट्स प्रोवाइडर इनटू ब्रैकेट फिजिशियन और अदर क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल legally accountable for establishing the patient's diagnosis. There are a few exceptions when code assignment may be based on medical record documentation from clinicians who are not the patient's provider into bracket physician or other QHP legally accountable for establishing the patient's diagnosis. In this context, clinicians other than the patient's provider refer to healthcare professionals permitted based on regulatory or accreditation requirements or internal hospital policies to document in a patient's official medical record, ठीक है। तो कौन कौन सा मतलब कि जो क्लिनिशियंस जो होगा ना वो क्या क्या रिपोर्ट कर सकता है, उसमें कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है। तो दीज एक्सेप्शन मतलब कि ये सब कर सकता है। यहाँ पे जो दिया है ना पूरा लिस्ट दिया है सब, ये सब चीजें हैं। बॉडी मास इंडेक्स, डेप्थ ऑफ नॉन प्रेशर क्रॉनिक अल्सर्स, प्रेशर अल्सर स्टेज, कोमा स्केल, NIH स्ट्रोक स्केल, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, लेटरलिटी, ब्लड अल्कोहल लेवल और अनडिटरमाइंड अंडर इम्यूनाइजेशन स्टेटस, ठीक है। तो ये जो है वो अदर क्लिनिशियंस मतलब कि पेशेंट का जो प्रोवाइडर है रूटीन वो नहीं है लेकिन कोई दूसरा है, ठीक है। तो ये सारी आइटम में से कोई भी है तो वो कर सकता है, ठीक है।
अब इसमें ये जो है वो डार्क किया है, लास्ट वाला जो आइटम है ना, अंडर इम्यूनाइजेशन स्टेटस। ठीक है, तो ये यहाँ पे नया है, मतलब कि 2023 की गाइडलाइन में नया है। ठीक है, 22 की अगर बुक होगी किसी के पास में तो ये नहीं होगा। ठीक है, बाकी की जो भी है वो एंट्री सेम टू सेम ही होगी, लेकिन अंडर इम्यूनाइजेशन स्टेटस नहीं होगा। और ये भी किसके रेफरेंस में है? कोविड के रेफरेंस में है। ठीक है, अंडर इम्यूनाइजेशन मतलब के कोविड का टीका नहीं लिया है, इस तरह का कुछ होगा ना। ठीक है, तो वो भी क्लिनिकल रिपोर्ट कर सकता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पे Yes. सिंड्रोम करके नेक्स्ट आइटम है। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? फॉलो द अल्फाबेटिक इंडेक्स गाइडेंस व्हेन कोडिंग सिंड्रोम्स in the absence of alphabetic index guidance assign codes for the documented manifestations of the syndrome. Okay, additional codes for manifestations that are not integral part of the disease process may also be assigned when condition does not have a unique code. ठीक है, तो सिंड्रोम का अगर नहीं मिलता है तो फिर हमें पता करना पड़ता है कि वो सिंड्रोम में क्या क्या होगा और वो सब कोड करना है, ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, 16 नंबर में क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ केयर। छोड़ दो इसको। बॉर्डर लाइन डायग्नोसिस, अब ये बॉर्डर लाइन है ना, वो भी कैसा है? थ्रेटन्ड और इम्पेंडिंग का टाइप का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, बॉर्डर लाइन में 5 एंट्री मिलेगी। ठीक है, तो बस वो 5 में से कुछ है हमारे पास तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, बॉर्डर लाइन डायबिटीज मेलिटस, उसका आर वाला कोड है, मतलब साइन एंड सिम्टम वाला है, R73.03। बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन मतलब ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन, R03.0। और बॉर्डर लाइन ऑस्टियोपिनिया M85.8 बॉर्डर लाइन पेल्विस विथ ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग लेबर O65.1 और बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी F60.3। ठीक है, तो इसमें से कोई है डॉक्यूमेंटेशन या क्वेश्चन इसके बारे में है तो डेफिनेटली ये वाला आईसीडी करेंगे। सपोज बॉर्डर लाइन आस्थमा तो नहीं होगा। ठीक है, बॉर्डर लाइन न्यूमोनिया बिल्कुल नहीं होगा, बॉर्डर लाइन CHF नहीं होगा। ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन में अवेलेबल है वो अगर डॉक्यूमेंटेड है तो वो करेंगे, उसका आईसीडी लगा देंगे। ठीक है, तो बॉर्डर लाइन, इम्पेंडिंग, थ्रेटन, सेम टू सेम कंसेप्ट है। यूज ऑफ साइन एंड सिम्टम अनस्पेसिफाइड कोड, तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया है कि अगर स्पेसिफाइड डायग्नोसिस नहीं है, कंफर्म डायग्नोसिस नहीं है तो फिर साइन एंड सिम्टम ही करना पड़ेगा। ठीक है, अनस्पेसिफाइड मतलब ऑल टुगेदर कोई स्पेसिफिकेशन ही नहीं है तो फिर वो अनस्पेसिफाइड या NOS वाला एंट्री आईसीडी कोड उठाना है। ठीक है, ये जो है कोडिंग फॉर हेल्थ केयर एनकाउंटर्स इन हरिकेन आफ्टरमैथ, बहुत ही बोरिंग वाला गाइडलाइन है। ठीक है, और इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको टोटली एस्केप कर सकते हो। अगर मान लो ज़रूरत पड़ती है कोडिंग में तो फिर यहाँ पे आके पढ़ लेना है, लेकिन एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी, गारंटी है। ठीक है, ये यहाँ से हरिकेन आफ्टर मैथ वाला जो है ना, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, काफ़ी लंबा लंबा डिस्क्रिप्शन है और कंफ्यूजिंग भी है। यहाँ से पढ़ोगे ना तो बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा, कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको नहीं करेंगे हम। सीक्वेंसिंग ऑफ एक्सटर्नल कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी कोड्स, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, बेसिकली एक्सटर्नल कॉज कोड जो होता है ना वो बाद में जाता है, इतना याद में रखना है आपको। ठीक है, एक्सटर्नल कॉज कोड होगा ना वो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होगा ना तो वो लास्ट में कोड होगा। यूज ऑफ जी कोड, ठीक है, तो इसका थोड़ा हम देख लेते हैं। जी कोड अदर रीजंस फॉर हेल्थ केयर एनकाउंटर्स मे बी असाइंड एज अप्रोप्रिएट टू फर्दर एक्सप्लेन द रीजंस फॉर प्रेजेंटिंग फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, indicating transfers between healthcare facilities or provide additional information relevant to a patient encounter। ठीक है, तो जब भी हम CPT पढ़ रहे थे ना तब मैंने इसके बारे में कुछ बताया था कि इस तरह का CPT होगा तो इस तरह का जी कोड पहले करेंगे। क्या बताया था मैंने? CPT में जब भी हम देखते थे ना, क्या बोल रहा था? Screening code. स्क्रीनिंग है ना, स्क्रीनिंग तो वाला स्क्रीनिंग वाला जो होगा CPT तो डेफिनेटली जो सबसे पहले वाला जो होगा फर्स्ट लिस्टेड ICD वो जी वाला होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 21 में आता है। ठीक है, तो वो तब भी हम देखेंगे, उसमें ज़्यादा नहीं है कुछ।
ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि सी आ गया है, चैप्टर स्पेसिफिक कोडिंग गाइडलाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही है मेन आईसीडी, आप ये इसको ही समझ सकते हो, है ना। चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर की अलग अलग गाइडलाइन है। 22 चैप्टर है, उसमें से 4 ऐसे हैं जिसकी कोई गाइडलाइन नहीं है, मतलब कि हमारे पास पढ़ने के लिए 18 चैप्टर है। ठीक है, तो 18 चैप्टर्स की गाइडलाइन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो है सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आप देख सकते हो क्या है, सर्टेन इन्फेक्शियस एंड पैरासाइटिक डिजीजेस। और इसका जो रेंज है वो क्या है, A00 से लेकर के B99, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकली ये 2 कैरेक्टर आएंगे, A और B। ठीक है, और ये U07.1 और U09.9, मतलब कि कोविड वाला भी इसमें ही आएगा क्योंकि वो भी इन्फेक्शियस है। ठीक है, अब ये जो गाइडलाइन है वो हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, ये जो मैंने जो आपको बुक दिया है ना, प्रोवाइड किया है, उसमें से करेंगे। और उसके आगे हमें इसमें से ध्यान में देना है, इसमें से जो कोड जो मैंने दिया है उसको आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना रखते हैं, और आगे जो सेशन है मंडे को, तो हम ये गाइडलाइन चैप्टर स्पेसिफिक स्टार्ट करेंगे। क्लियर?